गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और यार 12वीं क्लास का रिजल्ट है ना, सबको पता है कि उस लेवल का रिजल्ट है जो जिंदगी भर ध्यान रखा जाएगा। आप कितने भी बड़े हो जाओ, आपका करियर कितनी भी ऊंचाइयों को छू ले, कहीं पर भी सेट हो, लेकिन स्कूल के दिन याद आते हैं। वो 12वीं का रिजल्ट सबको बताया जाता है। कोई भी रिजल्ट अगर सामने आएगा तो 12वीं का आएगा। बच्चों का टारगेट होता है कि 12वीं में ही मुझे सबसे बेटर तरीके से अच्छा परफॉर्म करके दिखाना है और हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने हैं। 12वीं क्लास के बच्चे सबसे ज्यादा सीरियस होकर पढ़ते हैं और उनका सबसे ज्यादा नंबर लाने का स्कोर टारगेट हमेशा रहता ही है। तो अगर आपको अपने टारगेट को अचीव करना है तो टारगेट को अचीव करने का रास्ता आपको पता होना चाहिए। उस रास्ते में आता है आपका सिलेबस। आज की इस वीडियो में कॉमर्स वाले बच्चों के लिए सभी सब्जेक्ट्स का सीबीएसई का सारा सिलेबस बताया हुआ है और जो भी डिलेटेड पोर्शन है उसके बारे में सब कुछ बातें करी गई हैं। एक एक सब्जेक्ट का बखान यहां पर होगा। वीडियो को एंड तक देखना आपको जरूरी है। और अगर आप चाहते हो ना ऑल इन वन सारे सब्जेक्ट का सिलेबस आपको एक बार में मिल जाए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पे जाओ और सारे सब्जेक्ट का सिलेबस भी डाउनलोड कर लेना। बस बने रहो साथ में। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे दोस्तों इकोनॉमिक्स के बारे में। मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं तो इकोनॉमिक्स का मेन मुद्दा सुनो। इकोनॉमिक्स को आपका दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। दो बुक्स हैं, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है, एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स भी 40 नंबर की आ रही है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी 40 नंबर की आ रही है। टोटल हो गए 80। 20 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क है, स्कूल के हाथ में है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको 4 यूनिट पढ़ने को मिलेगी। पहले नंबर पे नेशनल इनकम, दूसरे नंबर पे मनी एंड बैंकिंग, तीसरे नंबर पे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, चौथे नंबर पे गवर्नमेंट बजट। ये चीजें यहां पर लिखी हुई है विद इनके नाम। और 5वें नंबर पे बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज है। ये 5 यूनिट है, पांचों की पांचों यूनिट की वेटेज लिखी हुई है। नेशनल इनकम 10 नंबर, मनी बैंकिंग 6, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट 12, 6 नंबर का बजट हो गया, 6 नंबर का बीओपी हो गया। टोटल मिलाकर 40 नंबर हो गई। ये सिलेबस हो गया आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का। पिछली बार के जो सिलेबस होते थे उसमें और इसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आ जाओ जी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक पे। ये लिखा नाम, इसके अंदर आपको 1, 2, 3 यूनिट पढ़नी है एनसीईआरटी के हिसाब से। जो रीडिफाइंड एनसीईआरटी है वो बहुत ओके रिपोर्ट है, ठीक है। पुरानी वाली एनसीईआरटी लोगे तो बहुत कुछ डिलेटेड भी है, डेटा की प्रॉब्लम भी आएगी, तो उसको मत ऑप्ट करना। खैर एनसीईआरटी में तो इकोनॉमिक्स का वास्ता चलता ही नहीं है। आपने कोई भी रेफरेंस बुक ले रखी हो, किसी भी ऑथर की, किसी भी राइटर के लिए रखी हो, बेस्ट वाली कौन सी है उसके लिए स्पेशल वीडियो बना रखी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएगी। कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट्स के लिए बता रखा है कि बेस्ट बुक्स कौन सी होती है पढ़ने के लिए। खैर आप देखोगे कि आपकी बुक में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के किसी में 10 चैप्टर है, किसी में 8 चैप्टर है। आप मेरी बात प्यार से सुन लेना। जो यूनिट 1 है ना, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये स्टार्टिंग के 3 चैप्टर को मिला के एक यूनिट बनी है जो आपके पेपर में 12 नंबर की आ रही है। फिर जो यूनिट 2 है, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। आज भी इंडिया 6 चैलेंज फेस कर रहा है जो आपके कोर्स में। चैलेंज तो बहुत सारे हैं जो फेस कर रहा है, उसमें पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 6 चैप्टर बनते हैं, जिसमें पिछले साल भी और इस साल भी 2 चैप्टर आपके कोर्स में है ही नहीं। पॉवर्टी नहीं पढ़ना और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पढ़ना। तो यहां पर इस वाली यूनिट के अंदर आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। पॉवर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है पूरा चैप्टर, तो 20 नंबर की ये है। फिर थर्ड वाला है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। इसको मैं इंडिया, चाइना, पाकिस्तान प्यार से बोलता हूं। तो भैया ये चैप्टर 8 नंबर का, टोटल मिला के होगा 40 नंबर। तो 40 की मैक्रो, 40 की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ध्यान रखना। तो अब अगर मैं आपके 12th के सिलेबस की बात करूं तो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगा। टोटल 80 मार्क का पेपर होता है जो आपको लिखना पड़ता है। 20 मार्क इंटरनल रहते हैं। 20 मार्क को छोड़ के बात कर रहा हूं, 80 मार्क की बात करते हैं। अब जो सिलेबस डिजाइन हुआ है उसमें मुद्दा क्या है, कुछ चीजों की आपसे अकाउंटिंग करवाना चाहते हैं। और क्योंकि आप 12th के बाद या तो एंटर करोगे प्रोफेशनल कोर्सेज में, या तो आप कोई डिग्री कोर्सेज सीए, सीएस, सीएमए या बीबीए, उसके आगे एमबीए करोगे, तो आपको एनालिसिस भी आना चाहिए। तो आपका सिलेबस 2 भागों में बटा हुआ है, एक अकाउंटिंग और दूसरा एनालिसिस। अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं, अकाउंटिंग है आपका 60 मार्क्स और आपका एनालिसिस है 20 मार्क्स। ओके, अब सर हमने 11th में पढ़ा था अकाउंटिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटर। नॉर्मली 3 टाइप के बिजनेस मॉडल होते हैं जो यूज होते हैं नॉर्मली। एक होता है सोल प्रोप्राइटर, दूसरा होता है पार्टनरशिप, तीसरा होता है कंपनी। तो सोल प्रोप्राइटर 11th में हो गया। अब आपके लिए आया है पार्टनरशिप और कंपनी। अब पार्टनरशिप, क्योंकि
आउट ऑफ द टू कंपनी एंड पार्टनरशिप वाइडली यूज मॉडल है। इन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा आपको पार्टनरशिप फर्म मिलेगी, इसलिए पार्टनरशिप फर्म का वेटेज है 36 मार्क का और कंपनी के अकाउंटिंग का वेटेज है 24 मार्क्स। लेकिन एक बात बताऊं, अगर आप कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस करोगे ना, 24 मार्क्स के लिए 2 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें से ये एक चैप्टर बहुत तुच्छो सा छोटू सा चैप्टर है और वेटेज ज्यादा शेयर का है। ओके, तो मेरे को हमेशा कॉस्ट टू बेनिफिट के हिसाब से मेरे को लगता है शेयर डिवेंचर कर लो, 24 मार्क पक्के हो जाते हैं मेरे फॉर श्योर। अब पार्टनरशिप में 1 2 3 4 5 6 चैप्टर में 36 है, जिसमें ये एक चैप्टर जो फंडामेंटल है, ये चैप्टर आपकी इच्छा खत्म कर देता है पार्टनरशिप पढ़ने की। इसीलिए कौटिल्य बैच में भी मैंने, ताकि आपकी इच्छा खत्म ना हो पार्टनरशिप पढ़ने की, आई हैव स्टार्टेड विद चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, और जो जो चीजें फंडामेंटल की लग रही थी मैं ऑलरेडी पढ़ा दिया हूं। ओके, सो यस, ये हमारा पूरा कंक्लूड होगा, फिर हम फंडामेंटल शुरू करेंगे फॉर श्योर। एंड इसका दूसरा रीजन था चूज करने का, बिकॉज बहुतों के टर्म में जो उनके टर्म्स होंगे उसमें पार्टनरशिप पूछा जाता है, इसलिए पार्टनरशिप ना चाहते हुए भी मुझे पहले स्टार्ट करना पड़ता है। क्लियर राजा? तो यहां पे आपके 6 चैप्टर्स है, यहां पे 2 है। अब उसके बाद अगर मैं 20 मार्क की बात करूं, उसके अंदर टेक्निकली रेशियोज नाम का एक चैप्टर रहेगा और कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम का एक चैप्टर रहेगा। कुछ थियरी है जो आपको ऑब्वियसली पूछी जाएगी। अगर मैं प्रैक्टिकल पोर्शन की बात करूं तो 60 मार्क्स का मोटा मोटी आपको प्रैक्टिकल दिखेगा और 20 मार्क का मोटा मोटी आपको थियरिटिकल दिखेगा। ठीक है, 60-20 का स्प्लिट वहां पे भी है। अब वो 20 मार्क की थियरी वो इसमें से पूछता, इसमें से पूछता, इसमें से पूछता, इसमें पूछता, किसी को नहीं पता, बट थियरी जरूर कवर की जाएगी। ठीक है राजा? सो यस, होप सो आपको ये इनसाइट समझा होगा कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूं और मेरे को बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो मेरा पहला टारगेट रहना चाहिए शेयर डिबेंचर, दूसरा रहना चाहिए रेशियोज, तीसरा रहना चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा चैप्टर। उसके बाद मैं पार्टनरशिप में आऊंगा। जब भी मैं रिवाइज करूंगा, पहले मैं शेयर डिबेंचर्स, रेशियोज, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर पार्टनरशिप में आऊंगा। पार्टनरशिप में पहले ये 5 करूंगा, फिर मैं फंडामेंटल की तरफ जाऊंगा, ताकि मेरा फ्लो मेंटेन रहे और मेरा एंथुजियाज्म, मेरी एनर्जी कम ना हो और मेरे को हर चीज आए अच्छे से। ठीक है राजा? सो यस, ये आपका सिलेबस फ्रंटियर था फ्रॉम माय साइड। लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें चैप्टर नंबर 1 एंड 2 की, तो भाई चैप्टर नंबर 1 एंड 2 में आपको याद रखना है कि इसमें जो है कोई भी मेजर टॉपिक्स यहाँ पे डिलीटेड नहीं है। मतलब चैप्टर 1 एंड 2 आपको पूरा का पूरा यहाँ पे कवर करना है। बट अगर मैं चैप्टर 3 की बात करूं तो चैप्टर 3 में आपकी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिलेटेड सारे जो टॉपिक्स है, मतलब यहाँ पे आपकी जो एलपीजी पॉलिसी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसका जो इंपैक्ट है यहाँ पे बिजनेसेस के ऊपर, और जो मैनेजरियल रिस्पॉन्स है, ये तीनों क्वेश्चंस यहाँ पे आपके एलपीजी पॉलिसी या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिलेटेड है, जो आपको नहीं करने, जो आपके सिलेबस से यहाँ से डिलीट किया गया है। उसके बाद अगर मैं चैप्टर 4 एंड 5 की बात करूं, दैट इज प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, चैप्टर 4 आपका प्लानिंग है, चैप्टर 5 आपका ऑर्गेनाइजिंग है। अगेन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में कोई भी मेजर डिलीटेड टॉपिक्स नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे जाते हैं टू चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7, दैट इज स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। अगेन इनमें कोई भी मेजर डिलीटेड टॉपिक्स नहीं है, आपको सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर करने हैं। चैप्टर 8 कंट्रोलिंग की बात करें तो उसमें एनसीईआरटी में आपको एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन मिलेगा, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग। इसमें ट्रेडिशनल टेक्निक्स है, मॉडर्न टेक्निक्स है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सीबीएसई के बोर्ड सिलेबस में नहीं है और इसको आपको नहीं पढ़ना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यहाँ पे डिलीट किया गया है। चैप्टर नंबर 9 की बात करें जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। अगेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कोई भी बड़ा ऐसा मेजर टॉपिक डिलीटेड नहीं है जो आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 10 जो है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में अगेन 2 बड़े क्वेश्चंस, 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे डिलीट किए गए हैं। एक है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, जो कमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर वाला टॉपिक है, वो यहाँ पे डिलीट किया गया है। दूसरा जो है दैट इज मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन इन द प्राइमरी मार्केट। तो ऑफर फॉर सेल जो है, यहाँ पे ऑफर थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट है, ये वाला टॉपिक भी यहाँ पे डिलीट किया गया है। राइट, अगेन मैं चैप्टर यहाँ पे 11 एंड 12 की बात करूं, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है विद मैक्सिमम वेटेज, उसमें। और चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन में अगेन कोई मेजर डिलीटेड टॉपिक्स नहीं है। अब हम देखेंगे कि सीबीएसई
कोर मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही काम करना है, वो खरीदनी है क्या बेटा, न्यू NCERT बुक, न्यू NCERT बुक खरीदनी है। बाकी अगर किसी बच्चे के पास पुरानी बुक है प्लीज उन्हें कृपया करके मत यूज करें, क्योंकि CBSE ने आपका सिलेबस बहुत ही प्रिसाइज काट छाट के इस बुक के अंदर आपको दे दिया है। आपको कहीं इधर उधर नहीं देखना है, क्या करे क्या नहीं करे, क्या डिलीटेड है क्या नहीं डिलीटेड है, इस बुक को सिर्फ फॉलो करना है, दैट्स इट। आपको कुछ नहीं करना। अगर आप नई बुक नहीं खरीद सकते तो आप प्लीज उन्हें ऑनलाइन आप देखिए और वहां से आप पढ़ाई करिए। इसमें एक ही चीज का चेंज है, वो है दैट इज चैप्टर नंबर 1 में जो कॉम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन एंड इन्वर्टेबल फंक्शन, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये वाला पोर्शन आपके सिलेबस से डिलीटेड है। रेस्ट जितने भी चैप्टर्स हैं उसको आपको करना है। ये सिर्फ और सिर्फ सिलेबस किन बच्चों के लिए, CBSE वालों बच्चों के लिए ही है, ठीक। तो चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, थर्ड चैप्टर दैट इज मैट्रिसेस, सब कुछ इसमें करना है। फोर्थ दैट इज डिटर्मिनेंट करना, क्योंकि जो रिमेनिंग लास्ट ईयर के टॉपिक थे उसको ऑलरेडी मस्त काट दिया, कुछ नहीं देखना है क्या था क्या नहीं था। भैया तुम्हें नया पढ़ना, नया पढ़ो, ठीक है। फिर फिफ्थ क्या है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सब कुछ आएगा। सिक्स जैसे आपका एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव है, लास्ट ईयर आपका इसमें मीन वैल्यू थ्योरम, लॉग्रांजेस थ्योरम सब कुछ था, हटा दिया, ठीक है। अब इसके बाद जैसे टेंजेंट्स, यहाँ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल था, हटा दिया, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें डिलीट हो गई, तो आपको नहीं देखोगे, पुरानी बुक्स में आपसे बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। फिर 7 चैप्टर दैट इज इंटीग्रल, सब कुछ आएगा। फिर 8 चैप्टर को भी बहुत छोटा कर दिया है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। फिर 9 चैप्टर आपका बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें आपका एक बीच का एक्सरसाइज था वो भी हटा दिया। फिर 10 चैप्टर दैट इज वेक्टर अलजेब्रा, ये सारा आएगा। फिर 11 चैप्टर दैट इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसमें से बहुत मेजर पोर्शन CBSE ने डिलीट किया है, वो है प्लेन्स। पूरा प्लेन CBSE ने डिलीट कर दिया है, तो मस्त छोटा सा सिलेबस है, करे। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग दैट इज LPP में आपके वर्ड प्रॉब्लम हटा दिए, इजी है, ठीक है। फिर आता है प्रोबेबिलिटी, इसका भी सब कुछ आपको करना है, जैसे आपका बर्नौलीज ट्रायल, ये सारी चीजें इसमें से क्या कर दी, हटा दी गई हैं। तो आप इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, सिर्फ न्यू NCERT बुक को दिलो जान से फॉलो करें और इसकी रेफरेंस बुक और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, दैट इज द सिलेबस ऑफ CBSE। तो अब हम बात करने वाले हैं अप्लाइड मैथ्स के अंदर आपका क्या सिलेबस है और हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज अप्लाइड मैथ्स की अगर मैं बात करता हूं बच्चे, तो अप्लाइड मैथ्स के अंदर हमें जो बुक को फॉलो करना है वो APC पब्लिकेशन की जो ML अग्रवाल सर और नीरज राज जैन सर ने जो बुक लिखी है उसको फॉलो करना है, जो कि हमारी ये बुक है। सर इसके अलावा हमारे पास तो ML भार्गव सर की भी बुक है, उसको क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें कुछ चैप्टर के अंदर में डिलीशन ज्यादा है। इन्होंने पूरी ढंग से इसी पार्ट के सिलेबस के 2023 और 24 के पार्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही हमारी ये बुक डिजाइन करी है, तो बेस्ट रहेगा इसको फॉलो करो। वो करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, बट यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं इस बुक के अकॉर्डिंगली, अपने पास में 8 यूनिट्स हैं, 8 यूनिट के अंदर में हमारे पास 14 चैप्टर से सारे के सारे चैप्टर पढ़ने हैं, बट छोटा मोटा डिलीशन है हमारे पास में। यहां पर चैप्टर 5, 7 और 8 ये कैलकुलस के चैप्टर है, इसमें ये एक्सरसाइज को हटा देना। एक्चुअली में इन्होंने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के रूप में इसको डाल दिया है, जिसको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है हमारे सिलेबस में। अगर आप साफ साफ देखोगे बुक के स्टार्टिंग के अंदर में ही कुछ पार्ट दे रखा है सिलेबस का डिटेल में कि भाई यहां पर ये टॉपिक्स कवर्ड है, इन टॉपिक में इन चीजों को पढ़ना है। तो जिन चीजों को नहीं पढ़ना अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वो ये पर्टिकुलर पार्ट कैलकुलस का और ये फाइनेंशियल मैथ्स का आता है। इसके अलावा आपको सारे टॉपिक्स को कवर करना है। कुछ कुछ बीच बीच में से ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि क्वेश्चन के 2-3 पार्ट का आंसर देने की जरूरत नहीं है, जैसे जेड टेस्ट पूछेगा उसमें हमारे को एक अप्रोच का आंसर देने की जरूरत नहीं है, आगे सिखाऊंगा, ये इन्फ्लुएंशियल स्टैट्स का पार्ट है। सो मोटा मोटा अगर मैं बोलूं, अगर आप APC पब्लिकेशन की नीरज राज जैन और ML अग्रवाल सर की जो बुक है उसको फॉलो करते हो तो उसमें सब कुछ कवर करो एक्सेप्ट दिस। ये पर्टिकुलर अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस उन सब बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जिनकी अप्लाइड मैथ्स CBSE द्वारा स्कूल में उन्होंने चूज करी है। तो भैया अप्लाइड मैथ्स की बात हो गई है यहां पर खत्म। तो आप लोगों ने अगर अपनी अप्लाइड मैथ्स चूज करी है तो इस सिलेबस को फॉलो करके अपनी तैयारी दी बेस्ट बना सकते हो। तो गाइस आपने देखा अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स का सिलेबस और क्या क्या चीजें वहां पर डिलेटेड थी। आपके लिए पूरा फुल प्रूफ प्लान किया हुआ है कि किस तरीके से कॉमर्स वाला की टीम आपके लिए आगे आपकी समस्याओं का समाधान भी करती रहेगी। अभी सिलेबस देखा आपने,
ठीक है। आगे की जो स्ट्रैटेजी वीडियो आएगी वीकेंड पे हम पोस्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि आपके पेपर का स्टाइल कैसे होने वाला है। सैंपल क्वेश्चन पेपर जो फाइनल आपका बनता है उसी के लिए आप मेनली तैयारी करते हो, तो एग्जाम स्टाइल जानने की सबको जरूरत पड़ती है। हर एक बच्चा एग्जाम स्टाइल को जानने के लिए एक्साइटेड है। उसके ऊपर एक ऑल इन वन वीडियो आ जाएगी जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स का एग्जाम स्टाइल पता लग जाएगा। फिर हमने प्लान किया है आपके लिए कि हर एक सब्जेक्ट में आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे, किस तरीके की बढ़िया पढ़ाई करोगे जिसमें आप मोर देन 90% स्कोर कर लो, फुल आउट ऑफ फुल भी स्कोर कर लो। तो ये चीजें आपको जाननी जरूरी है। हर एक बच्चे की जिंदगी में ये स्ट्रेटेजी होनी जरूरी है, क्योंकि इसको फॉलो करके बच्चा एक डिसिप्लिन में आता है, एक टाइम टेबल सेट करता है, और जो हम गाइडेंस देते हैं सब्जेक्ट वाइज, हर सब्जेक्ट की गाइडेंस अलग अलग हो सकती है, उसको फॉलो करके अपना जीवन सुधारता है, करियर सुधारता है। इसके अलावा आपको कुछ और प्रॉब्लम लगती है, कोई दिक्कत डाउट परेशान नहीं है, कॉमर्स वाला की टीम, आप करते हो डिमांड और टीम करती है सप्लाई, तो आपका और हमारा उसी लेवल का बॉन्ड हमेशा बनना चाहिए। क्योंकि पिछले जितने भी बैचेस हैं उन सबकी अपार सफलता के बाद हम आपके सामने हर बार एक ट्रेंडिंग चीज लेकर आते हैं। जो जो बदलाव होते हैं उन बदलावों को देखकर जो चीजें तुम्हारे लिए बेस्ट है वो चीज लेकर आते हैं। इंस्पायर कौन करता है हमें? इंस्पायर करते हो आप। आपका कमेंट सेक्शन में बिखेरा हुआ प्यार जो आप बताते हो और जो प्रॉब्लम्स आप बोलते हो उनको बता के हमें कैडे लेवल की खुशी होती है। तो दोस्तों आज इतना ही है। फिर जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।